हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। सबसे पहले तो जो हमने लास्ट वीडियो डाली थी AWS के बारे में, उसके लिए आपने जो प्यार और स्नेह दिखाया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका। और आप लोगों के जो कमेंट्स आए उन्होंने मुझे मजबूरी कर दिया कि मैं एक दूसरे वीडियो बना दूं, ताकि डिटेल जो अभी रह गया था उस वीडियो के अंदर कुछ, वो हम इस वीडियो में कवर अप कर लें। ठीक है, जितना भी डिटेल क्या क्या है उस पेपर के अंदर, क्या एग्ज़ाम है, किस फॉर्मेट में एग्ज़ाम होना है, क्या क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, क्या आपकी एज है उसमें, क्या आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, एग्ज़ाम की डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब होंगे, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है, रिजल्ट आपका कब आने वाला है उसमें, और आपका जो नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, सब्जेक्ट्स क्या क्या है, डेट ऑफ एग्जाम्स क्या है, एज क्या है, सीटेट। एक सीटेट का सबसे बड़ा इशू आ रहा था कि सीटेट क्वालिफाइड चाहिए या नहीं चाहिए। तो बीएड, अच्छा किसी ने इंटीग्रेटेड बीएड कर रखी है कि भाई ये बीएड एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी। तो बहुत सारी जो चीज़ें थी कमेंट्स के अंदर मैं पढ़ रहा था आपका, तो सभी कमेंट्स का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो अगर किसी का नहीं हो पाया हो तो उसी के लिए एक वीडियो बनाई है, तो उसको माइंड ना करते हुए इस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि जितने भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, क्वेरीज हैं, वो सारी मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर शॉर्ट आउट हो जाए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट ऑलवेज ओपन है आपके लिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और लेटेस्ट जो रिसेंटली वीडियो थी उस पर खैर मुझे भी उम्मीद नहीं थी इसकी कि इतने आप लोगों तक पहुंच जाएगी और मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी। मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन दी थी आपको कि दिस फॉर्म जो है आपके निकल चुके हैं और आप लोग इसमें अपडेटेड रह सकते हैं। तो आपने यहाँ तक दोबारा करने के लिए जो कहा है, कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम लोग इसको पूरा कर सकें। जितने भी डाउट्स थे आपके और जितने भी आपकी क्वेरीज थी, कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ उसको कमेंट आप लोग कर देना, मैं कोशिश करूंगा उसका रिवर्ट करने का, रिप्लाई करने का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अपनी जो फॉर्म है AWES, ये है क्या? आर्मी वेलफेयर सोसाइटी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है भाई। अच्छा, ये करती क्या है, इस सोसाइटी का काम क्या है, इस सोसाइटी के बारे में हमें क्या क्या जानकारी चाहिए वो मैं बता देता हूं आपको। ये आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी जो है, तो अपने ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, अराउंड अराउंड अगर मैं बात करूं तो 139 जो है आपके आर्मी पब्लिक स्कूल हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर 139 आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं। अब उन स्कूलों के अंदर रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है कि किस स्कूल के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं, क्या होता है कि स्कूल जो है इस सोसाइटी को इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे स्कूल के अंदर इस सब्जेक्ट की इतनी वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है हमारे पास। ये जो एजेंसी है, सोसाइटी है, ये आगे का प्रोसीजर जो है वो करती है कि हमें इन, मान लीजिए कि टीजीटी मैथ्स के लिए जो है, अब 139 स्कूल्स में से 100 स्कूल ने बोला कि हमारे पास 2 टीजीटी मैथ्स के लिए मुझे टीचर चाहिए। अब 2 टीजीटी मैथ्स मतलब टोटल अपने पास 200 टीचर की रिक्वायरमेंट है। अब 200 टीचर के लिए हर एक स्कूल अपना अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो डालेगा नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, ये इन्होंने अपनी एक सोसाइटी बना रखी है। वो सोसाइटी जो है वो रिक्रूटमेंट डालती है, वो लेती है आपका OST, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। आप उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी जो बोलते हैं, आप लोग CBT जो बोलते हो, वो भी वही है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेती है। अब ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो टेस्ट है, आप इसको सीटेट से कंपैरिजन किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट के अंदर क्या होता है, सीटेट जो आपका एग्जाम है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, कितना, 90 मार्क्स चाहिए अराउंड। और इसका जो पेपर होता है वो आपको 200 मार्क्स का होता है। अब 200 मार्क्स में से इसको जो है 50%, मीन्स आपके 100 मार्क्स जो हैं, यहाँ पे मिनिमम है 100 मार्क्स मिनिमम है आपको रिक्वायरमेंट के लिए लेके आना है, अगर आपको आगे वैकेंसीज के लिए जाना है तो। अब यहां से क्या होता है, इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया, टेस्ट लिया आपका, ठीक है, आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा।
आपका स्कोर कार्ड आता है, और वो स्कोर कार्ड जो है अभी तक तो क्या था कि 2 इयर्स के लिए था, अभी लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया गया है। इस स्कोर कार्ड के बिहाफ पे आप लोग आगे जितनी भी, अब मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो वैकेंसीज निकली उसमें आपका टीजीटी मैथ्स का जो है उसमें नहीं था, तो आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए वेट कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर जो वैकेंसीज निकलेंगी आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से इन्होंने स्कोर कार्ड जनरेट कर दिया। स्कोर कार्ड जनरेट करने के बाद आपके मार्क्स जो है सभी स्कूल्स के पास फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं कि भाई इन बच्चों ने इतने इतने परसेंटेज मार्क्स लिए हैं। अब फिर स्कूल जो है आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। अब हम आते हैं यहाँ पर, जो मैंने फर्स्ट आपका जो पॉइंट लिखा हुआ है एग्जाम के बारे में, मैंने आपको बताया कि एग्जाम का प्रोसेस जो है वो ये है। सबसे पहले वेलफेयर सोसाइटी जो है आपको रिक्रूटमेंट के लिए टेस्ट लेगी, आपका ओएसटी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बिहाफ पे आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा। स्कोर कार्ड जो है हर एक जितने भी इनके ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड या शेयर कर देंगे, या उनके मेल पे जो भी होता है इनका प्रोसेस उसके ऊपर डाल देते हैं। वहां से देखने के बाद स्कूल जो है वो आपके पास मेल करता है इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू यहाँ पर दो तरीके के होते हैं बेटा। इंटरव्यू जो है एक तो रेगुलर पोस्ट के लिए होता है, एक फिक्स टर्म के लिए होता है। अभी रेगुलर पोस्ट क्या है और फिक्स टर्म क्या है? फिक्स टर्म का तो मुझे समझ में आता है कि 1 ईयर का जो है ये 1 ईयर के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, ये एडोप बेसिस के ऊपर आप लोग कह सकते हैं इसको, टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। और जो रेगुलर पोस्ट है ये करते हैं 2 से ज्यादा ईयर्स के लिए, 2 या 2 साल से ज्यादा के लिए। अगर यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस ठीक होता है, आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका रिजल्ट जो है वो सब कुछ ओके रहता है, तो ये आगे लिए फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, आपको फर्दर आपको इंप्लीमेंट आगे करवा सकते हैं उसके लिए। अब इसमें दोनों में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं। इसका जो इंटरव्यू है ये लेती है सीएसबी। अब ये सीएसबी क्या है? सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड, जैसे कि एनडीए का जो पेपर होता है उसके बाद इंटरव्यू होता है, जो इंटरव्यू होता है एनडीए का एसएसबी लेती है, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका रेगुलर पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा वो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड आपका लेगा। और ये पूरा इंटरव्यू जो है आपका इंग्लिश कन्वर्सेशन, जो क्योंकि इनकी मैंडेटरी जो चीज है वो इंग्लिश है। अब कई बच्चों का एक कमेंट आया हुआ था कि क्या मैं एग्जाम जो है हिंदी में दे सकता हूँ, या इंटरव्यू जो है क्या मेरा हिंदी में होगा या नहीं होगा। इनका जो मेन प्रेफरेंस है सबसे पहले इंग्लिश है, आपका टेस्ट है वो भी इंग्लिश मीडियम में ही होगा, और आपका जो इंटरव्यू होगा वो भी मोस्ट प्रोबेबली हम 80 to 85% तक लेके चल सकते हैं कि इंग्लिश में ही होगा। तो इंग्लिश पे आपकी फ्लुएंसी जो है अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश की फ्लुएंसी अच्छी रहेगी तो ही आप लोग इंटरव्यू के अंदर। और खैर ये तो अभी बाद की बातें हैं, अभी आप लोग टेस्ट की तैयारी करें, टेस्ट के लिए अच्छे मार्क्स लेके आए, इंटरव्यू के लिए तक हम तैयारी कर सकते हैं, उसमें बाद में भी हम ठीक है प्रैक्टिस करके ना तैयारी कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के जो सेशंस हैं, कई दूसरी अकेडमीज हैं, कोचिंग से जो इंटरव्यू करवाती हैं, हम लोग उनको बैच ज्वाइन कर सकते हैं, तो इंटरव्यू के लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे। अभी फर्स्ट जो हमारी प्रेफरेंस है वो ओएसटी के लिए रहनी चाहिए, टेस्ट के लिए रहनी चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरा जो है फिक्स टर्म वाला है एलएसबी, ये लोकल सिलेक्शन बोर्ड है। लोकल सिलेक्शन बोर्ड ये जो है, अब आप लोग कई इसमें लोकल सिलेक्शन बोर्ड का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल लोकल ही मिलेगा वो, जैसे ये सेंट्रल का होता है, ये स्टेट का होता है। ठीक है ना, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड एक सेंट्रल कमेटी होती है, और लोकल सिलेक्शन बोर्ड मीन्स उस स्कूल का जो 4 या 5 मेंबर्स का जो बोर्ड होगा, वो जो बोर्ड है आपको फिक्स टर्म के लिए 1 ईयर के लिए रिक्रूटमेंट करेगा, तो वो आपका इंटरव्यू लेगा। यहां तक चीजें आई थिंक सभी को क्लियर हो गई होंगी। उसकी आगे की जो बात है वो आपको बताता हूं। इंटरव्यू तक की बात हो गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए, क्या इंटीग्रेटेड बीएड जिन बच्चों ने कर रखी है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कितनी चाहिए। अब कई बच्चों के कमेंट भी मेरे पास आए हुए थे कि सर मेरे जो ग्रेजुएशन में है 50% नहीं है, लेकिन बीएड के अंदर मेरे 80% मार्क्स आए हुए हैं, तो क्या मैं उसके लिए अप्लाई कर सकता हूं? उन सभी का जवाब जो है यहाँ आपको मिलेगा। सबसे पहली जो चीज है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, तो हर एक पोस्ट के लिए नहीं कह सकते हम लोग, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पीजीटी के लिए, कि पीजीटी के लिए आपकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, तो पीजीटी ने जो है मास्टर्स मांगी हुई है, मास्टर्स एग्रीगेट 50% प्लस आप लोगों की बीएड जो है वो
50% के साथ में कंप्लीट होनी चाहिए। देन यू कैन अप्लाई फॉर पीजीटी। और पीजीटी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में मैं बाद में बातचीत करूंगा कि पीजीटी में क्या क्या सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज आएंगी, टेस्ट हो रहा है, और टीजीटी में किस किस सब्जेक्ट के लिए टेस्ट हो रहा है, और पीआरटी में किन किन सब्जेक्ट्स के बारे में टेस्ट वो लेगा। उससे पहले मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करता हूँ। तो यहाँ पे मास्टर्स 50%, बीएड जो है 50%। अगर आपके मास्टर्स में 50% नहीं है एंड बीएड में आपको मान लीजिए 90% है, तो आप एलिजिबल नहीं है उस चीज के लिए, आप एलिजिबल नहीं है। आपको मास्टर्स के अंदर 50% चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये रही बात। सेकंड जो आपका टीजीटी का है, टीजीटी के अंदर इन्होंने ग्रेजुएशन मांगी हुई है, एग्रीगेट 50% प्लस बीएड 50%। अब यहां जो बच्चे हैं टीजीटी के लिए, जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक प्लस पॉइंट है आपके पास। जिनके ग्रेजुएशन के अंदर 50% मार्क्स है और बीएड है, वो तो एप्लीकेबल है ही है। लेकिन यहां पर अगर मान लीजिए आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर 45% है, मैं मान लेता हूं कि 50% नहीं है, देन व्हाट कैन वी डू? अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन के साथ आगे मास्टर्स की है, आप लोगों ने अगर मास्टर्स डिग्री की हुई है और मास्टर्स में आपके 50% हैं, ध्यान से सुनना इस चीज को, ग्रेजुएशन में आपके 50% नहीं है, बीएड में आपके 50% से अबव है, इन्होंने मिनिमम जो 50% बताया हुआ है। अगर ग्रेजुएशन में आपके 45% है लेकिन मास्टर्स में आपके 60 या 65 या 70 मींस अबव 50% है, तो आप लोग एप्लीकेबल हैं टीजीटी के लिए। देन आप लोग टीजीटी के लिए एप्लीकेबल हैं कब? जब आपने मास्टर्स कर रखी होगी और मास्टर्स में आपके 50% या उससे अबव होंगे, देन आप लोग एप्लीकेबल हैं। सेम फॉर पीआरटी। ये सिर्फ जो अन्याय हुआ है ये सिर्फ पीजीटी के लिए हुआ है कि पीजीटी में अगर आपके मास्टर्स में 50% से कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। ऐसे ही सेम पीआरटी के अंदर है। पीआरटी के अंदर ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, एग्रीगेट 50% के साथ में। वहीं पर अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, अगर मान लीजिए इससे डाउनफॉल है, देन आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स आपने किया हुआ हो, और मास्टर्स के अंदर आप लोग 50% एग्रीगेट आपके मार्क्स अगर हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीआरटी। तो टीजीटी और पीआरटी के लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पर है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद अगर मास्टर्स कर रखी है और कहीं ग्रेजुएशन में आप लोग 50% से कम है, तो मास्टर्स में अगर आप 50% है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा इसके लिए। मास्टर्स वाले जो हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए एक इन्होंने बेनिफिट कोई नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, अब इनका तो यही जाने इन्होंने क्यों नहीं दिया है। जब टीजीटी और पीआरटी के लिए दिया है तो पीजीटी को भी कुछ ना कुछ तो कन्वीनियंस देना चाहिए था। जो भी है, अब आगे अगर मैं बात करूं, ये मैंने आपको बता दिया है ग्रेजुएशन के बारे में, ठीक है। लेस देन 50% अगर है ग्रेजुएशन में, तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने 50% या उससे ज्यादा ले रखे हैं, तो आप लोग टीजीटी और पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ टीजीटी एंड पीआरटी के लिए, पीजीटी के लिए नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी जो चीज है सीटेट, कि सर सीटेट जो है वो इन्होंने क्वालिफाई मांगा हुआ है, सीटेट पास मांगा हुआ है। अगर मैंने सीटेट नहीं कर रखा है तो क्या मैं इसका एग्जाम दे सकता हूं या नहीं दे सकती हूं? इन सब चीजों के ऊपर देखिए मैं आपको बता दूं, सीटेट जो है अभी के लिए इस ओएसटी के लिए, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए सीटेट एप्लीकेबल नहीं है। सीटेट कोई जरूरी नहीं है। अगर आपने सीटेट नहीं कर रखा है तो भी आप लोग ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपने सीटेट कर रखा है वेल एंड गुड है, नहीं कर रखा है आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। अभी सबके चेहरों पे खुशी आ गई होगी। अभी इसका एक और सुनिए, आपने सीटेट नहीं कर रखा, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट दिया, अच्छी बात है, लेकिन ऑन द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब आप ज्वाइन करें, देन यू आर क्वालिफाइड और पास्ड योर सीटेट एग्जाम। तब तक आप अपना सीटेट एग्जाम पास कर लें, अदरवाइज रिक्रूटमेंट के समय पे प्रॉब्लम आने वाली है।
टेस्ट के समय पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब स्कूल्स के अंदर रिक्रूटमेंट होगी उस समय पे उन्होंने सीटेट क्वालिफाइड मांगा हुआ है। तो जब भी वैकेंसीज आएंगी स्कूल्स के अंदर, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, आर्मी पब्लिक स्कूल जो है अपने आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी जो है एग्जाम ले रही है, आपका स्कोर कार्ड जनरेट करेगी। ये स्कोर कार्ड अभी टेस्ट वेस्ट होने में लगभग फरवरी मार्च पूरा चले जाएगा, तब तक दिसंबर में या जनवरी में आपका सीटेट हो जाएगा। तो एग्जाम आप लोग दे सकते हैं नवंबर के अंदर, आपको इसका एग्जाम है बताया था मैंने। एग्जाम आप लोग दीजिए अच्छे से, ठीक है, तैयारी करके, उसके बाद आप तैयारी में लग जाइए सीटेट के, क्योंकि इसके बाद ये जरूरी है ऑन द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, ऑन द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ऑन द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जब आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे उस समय पे आपको सीटेट चाहिएगा, ठीक है। इसके लिए ये सीटेट आपको उस समय पे चाहिएगा भाई। एज जो है, एज की अगर मैं बात करूं तो फ्रेशर्स जो हैं, जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, 40 इयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो फ्रेशर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है 5 ईयर का तो आप लोग 50 इयर्स तक के अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप लोग 57 इयर्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 57 इयर्स के हैं तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं भाई। 1-2 साल तो आप लोग यहाँ पे कर ही लेंगे, 59-60 तक तो आप रिटायरमेंट हो जाते हैं फिर उस चीज़ के बाद तो, ठीक है। ये रही एज की बात। अच्छा, डेट ऑफ एग्जाम क्या है आपका, और एडमिट कार्ड आपका कब आने वाला है, ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको डिस्कशन किया था, अभी मैं फिर से आपको बता देता हूँ। डेट ऑफ एडमिट कार्ड जो है आपका, सबसे पहले तो 12 ऑफ नवंबर को जो है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एंड एग्जाम जो है 23 एंड 24 ऑफ नवंबर को आपका एग्जाम होगा। 25 नवंबर ये जो डेट है रिजर्व रखी हुई है इन्होंने। ये रिजर्व क्यों रखते हैं, मान लीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ एग्जामिनीज जो हैं ज़्यादा हो जाते हैं, जो बच्चे एग्जाम देंगे वो अगर ज़्यादा हो जाते हैं, 23 और 24 को मान लीजिए वो नहीं हो पाते हैं, तो 25 रिजर्व रखी गई है, 25 को भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो ये कभी आके मत कह देना कि सर आपने बोला था कि 23 और 24 को है, लेकिन मेरा तो एग्जाम 23-4 को है ही नहीं। रिजर्व रखी हुई है ऑन द टाइम ऑफ एग्जाम। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे ये 25 को भी आपका एग्जाम ले सकते हैं। इस चीज़ का इंश्योर जरूर कर लेना, ठीक है। डेट ऑफ एग्जाम की बात हो गई है। एग्जाम सेंटर्स जो हैं, कई बच्चों के कमेंट्स जो हैं आए हुए थे कि सर सेंटर कहाँ आएगा, मैं यूपी से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, या मैं, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं, एग्जाम सेंटर्स जो हैं उसकी पूरी लिस्ट है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से उस लिस्ट को पूरे को चेकआउट कर सकते हैं। वहां से जो आपके एग्जाम सेंटर्स हैं आप एक बार देख लें। एग्जाम सेंटर मेनली देखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो वहां से आपको डिपेंड करेगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ आएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे, उसको फॉर्म को, जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो वहां पर आपको 3 सेंटर्स के लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप लोग 3 सेंटर जो है अपनी चॉइस के भर सकते हैं। आपका जो सेंटर है उन्हीं 3 सेंटर्स में से आने वाला है। तो आप अगर यूपी से हैं तो आपके आसपास में जितने सेंटर्स हैं उसमें, उस लिस्ट के अंदर देख के ना फिर आप लोग उसमें भर देना 3 सेंटर्स, उसके हिसाब से आपका टेस्ट जो है वो हो जाएगा आपके आसपास में। तो उसमें घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि क्या होगा। एग्जाम पैटर्न, और अच्छा नेगेटिव मार्किंग की जो बात है सबसे बड़ी, कि नेगेटिव मार्किंग सर होने वाली है कि नहीं होने वाली है, क्योंकि सीटेट जो है उसके अंदर तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, क्योंकि सीटेट एक सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके बाद आप लोग को दोबारा टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ओएसडी देने के बाद एडब्ल्यूएस वाला आपको दूसरा एग्जाम नहीं देना, सीधा इंटरव्यू देना है। तो यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव मार्किंग जो है अप्लाई कर दी है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग है, मीन्स 0.25 मार्क्स की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है हर एक रॉन्ग आंसर के ऊपर। तो क्वेश्चंस को ध्यान से करना। एग्जाम पैटर्न मीन्स आपका एग्जाम जो है 200 मार्क्स का रहने वाला है, 200 मार्क्स का आप एग्जाम होगा। और इस पैटर्न मीन्स एग्जाम का जो सिलेबस है आपका पूरा, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो अलग से बना देंगे कि क्या क्या आपका एग्जाम में सब्जेक्ट्स में आने वाला है, कि सब्जेक्ट में क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। अभी मोटा मोटा आपको बताया है 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। अच्छा, रिजल्ट को लेके जो है एक रिजल्ट को लेके बहुत रहता है कि रिजल्ट कब आएगा इसका। फिर तो आपका रिजल्ट जो है
मोस्ट प्रोबेबली जहां तक अभी तक जो होता आया है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, नवंबर 23, 24, 25 को एग्जाम देंगे, तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर मीन्स 5th या 6th 7th दिसंबर, लास्ट टू लास्ट अगर हम लेके चलें तो 10 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 10 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपकी जो सर्टिफिकेट आनी होती है इसमें, क्योंकि भाई AWS की जो सर्टिफिकेट आएगी आपकी वो 31 मार्च तक आएगी। अगर किसी भी बच्चे को आपने मान लीजिए पहले आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो उसका एक फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी कुछ फीस होती है, शायद अराउंड 250 रुपीज़ के अराउंड फीस है। वो फीस आपको पेएबल करने के बाद आप लोग जल्दी उसको अपना एक कॉपी जो है अपने रिजल्ट की वो आप लोग उसमें निकलवा सकते हैं। अदरवाइज 31 मार्च जो है इसके सर्टिफिकेट की जो डेट है वो है कि सर्टिफिकेट जो है तो 31 मार्च को मिलेगी। अब सब्जेक्ट क्या क्या हैं, पीजीटी में क्या सब्जेक्ट हैं, टीजीटी में क्या सब्जेक्ट हैं एंड पीआरटी में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से श्योरिटी दे देता हूँ, फिर से आपको बता देता हूँ कि इस एग्जाम के बिहाफ पर आप लोग इसमें, क्योंकि इस एग्जाम में ये नहीं दे रखा है कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज बाद में आएंगी। अभी फिलहाल आपको ये एग्जाम देकर अपना स्कोर कार्ड जनरेट करना पड़ेगा, और जब भी इसकी वैकेंसीज आएंगी आप लोगों के पास मेल आ जाएगा आगे आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से। ठीक है, सेकंड एक और चीज है इंपॉर्टेंट, इन वैकेंसीज का जो है कभी भी ऑनलाइन नहीं आएगा। ये ऑनलाइन टेस्ट हो गया आपका, इसके बाद आर्मी पब्लिक स्कूल की जो वैकेंसीज हैं वो आपको ऑनलाइन नहीं दिखेंगी। वो आपको कहाँ दिखेंगी, न्यूज़पेपर्स के अंदर अगर कोई कटिंग आ रखी होगी वहां पे आपको चेकआउट करना पड़ेगा, या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल जितने भी हैं उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, हर एक स्कूल की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोगों को वहां चेकआउट करना पड़ेगा, लेटेस्ट अप टू डेट रहना पड़ेगा आपको। वहां से आप लोग देखें कि किस स्कूल के अंदर क्या रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज हैं, आप लोग वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज का ध्यान रख लेना, क्योंकि बाद में रहता है कि सर ऑनलाइन तो कुछ दिखाई नहीं रहा था, हमें पता नहीं लगा कहाँ से क्या होगा। तो ऑनलाइन इसका जो है वैकेंसीज का नहीं डिटेल आएंगे आपके पास, न्यूज़पेपर कटिंग्स या फिर स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको वहां चेकआउट करते रहना पड़ेगा। आपके नियर बाय स्टेट जो भी है, मीन जहां आपको जाना है उस स्टेट का आप लोग देख लीजिए, उस स्टेट के अंदर कौन कौन से स्कूल है, कहाँ कहाँ पर है, आप लोग वहां उस ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, वहां से सारा आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। एक सेकंड के लिए रुकना बेटा। हाँ, सब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे कि पीजीटी में क्या है, टीजीटी में क्या है और पीआरटी में क्या क्या है। तो सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि टीजीटी के अंदर जो है, देखिए पीजीटी के अंदर तो मास्टर्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा उतना लिखना। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना उसका लिंक दे दूंगा, जो इसका पूरा लिस्ट जहां पर है। ठीक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं, या फिर ये जो आपको फोटो दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, इसका आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके ना जूम करके देख लेना। ये स्क्रीनशॉट, ये सबसे पहले जो लिस्ट है आपकी, ये पीजीटी की लिस्ट है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं वो आप लोगों को दिख रहे होंगे। उसके बाद सेकंड जो लिस्ट है आपकी, ये सेकंड जो लिस्ट आपको दिख रही है, ये आपकी पीजीटी की लिस्ट है। एक मिनट, और ये जो लिस्ट है आपकी थर्ड वाली, ये आपकी पीआरटी के लिए लिस्ट है। पीआरटी के अंदर ये सब्जेक्ट्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल रहा इस AWS एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। फिर भी अगर कुछ रह गया हो आपका, किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग उसमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके कुछ काम का हो, आपके डाउट्स अगर क्लियर हुए हो, तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद समझदार है सारे। देखो, अगर इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होगी, इन्फॉर्मेशन अगर काम की होगी, तो सब्सक्रिप्शन आप अपने आप कर देंगे। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बोला था, अभी एक लास्ट में बोल रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। ठीक है, ओके, फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, थैंक यू।